नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। बिहार, पटना और पटना में छात्र। देखिए 4,210 वैकेंसी थी और वैकेंसी क्या थी? सिपाही की वैकेंसी थी। मद्य निषेध, दारूबंदी रोकने वाले, मद्य निषेध सिपाही, कक्षपाल और चलत दस्ता सिपाही की कुल 4,200 पदों को भरने के लिए वैकेंसी निकाली गई। कल एग्जाम था, कल एक 14 जून और 17 जून को एक और एग्जाम होगा। और आप ये देख लीजिए कि 1 लाख से ज़्यादा इसके लिए उम्मीदवार थे। और पटना रेलवे स्टेशन पर, ये देखिए पटना पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन है। पटना में 2 रेलवे स्टेशन मुख्य है, एक पटना जंक्शन, एक पाटलिपुत्रा। तो ये पाटलिपुत्रा स्टेशन के बाद देखिए लोगों की, ये छात्रों की भीड़ है जो एग्जाम जिनको देने जाना है। सुबह 8 बजे रिपोर्ट करनी थी, 2 पाली में परीक्षा थी और सुबह 8 बजे उनको रिपोर्ट करनी थी। 8 बजे सेंटर पे रिपोर्ट करने के लिए जाहिर है उनको रात में ही निकलना पड़ेगा। लोगों ने वहां जब विद्यार्थी पहुंचे तो ट्रेनें सब लेट थी, 4-4, 5-5 घंटे लेट, और विद्यार्थी जमा होते गए। अब केवल लड़के नहीं होते, लड़कियां भी होती हैं, लड़के लड़की। ये देखिए उसके बाद रोड़ेबाजी हो गई। पहले वीडियो देख लीजिए, रोड़ेबाजी हो गई, मारपीट हो गई, पुलिस आई और हंगामा हुआ। पहले भीड़ देखा, इस वीडियो में देखिए पुलिस है। और आईजी रैंक के जो अधिकारी हैं रेलवे के, उन्होंने कहा कि असामाजिक तत्व घुस आए। बड़ा आसान है इन अफसरों के लिए, नेताओं के लिए असामाजिक कह देना। जो तीसरा वीडियो दिखाइए, देखिए उसमें असामाजिक है या विद्यार्थी है, पहचाने जरा। इतना भीड़ में ट्रेन एक ही था, ट्रेन नहीं है। सबसे पहले तो 13 लाख बच्चा है, 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है। अब बताइए बच्चा कैसे जाएगा जिसका ट्रेन नहीं है? ट्रेन छूट गया, 500 किलोमीटर दूर दे रहा है, 300 350। 4 घंटे से ट्रेन क्यों लेट है? 4 घंटे से ट्रेन लेट है, मेरे को बताइए इसका हल। 4 घंटा से लेट, 4 घंटा से लेट, 4 घंटा से ट्रेन खड़ा है। 1 बजे से खड़ा है। वंदे भारत का लोग उतार दिया ये लोग, वंदे भारत से उतार दिया गया। हाँ, उतार दिया गया। 1 बजे समय है, वंदे भारत से उतार दिया गया। फिर ये आई 5:50 में, फिर बहुत लेट कर गई, बहुत भीड़ था। एक ट्रेन थी, 30,000 बच्चे सर, कैसे जाएंगे एक ट्रेन से? वो नहीं सर, वो पहले जो। तो ये जो है, आप इसमें से कौन असामाजिक तत्व है, ये आईजी साहब को पहचानना चाहिए। हालांकि सुना है कि आईजी साहब भी घायल हो गए, कई पुलिस वाले घायल हुए। पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन बहुत बड़ा रेलवे स्टेशन नहीं है, कुछ 4 लाइनें हैं वहाँ पे, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 4 लाइनें, 4 और बहुत सीमित ट्रेनें वहाँ आती हैं। और खास करके जो उत्तर बिहार जाने वाली ट्रेनें हैं, वहाँ से चलने से बड़ा लोगों को सुविधा हो गई है। अब आप जानते हैं कि जो परीक्षाएं, एक तो वैकेंसी निकलती नहीं है, वैकेंसी निकलने के बाद जो है 4,000 वैकेंसी निकलती है, लाखों छात्र होते हैं। आपाधापी आपने देखा होगा। और आपके शहर में, अपने आसपास, अगर आप लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास के लोग हैं, तो आपको समझ में आएगा कितनी भीड़ है हर जगह। सिपाही के लिए, कलेक्टर की नौकरी के लिए नहीं दौड़ रहे थे, सिपाही के लिए। अभी पिछले दिनों ये भी बड़ा चर्चित हुआ कि परसों तरसों की बात है कि चीन में करोड़ों छात्रों को का एग्जाम हुआ और कहीं पेपर लीक नहीं हुआ। करोड़ों छात्र उसमें शामिल हुए। यहाँ लाखों में हगमूत देते हैं, सरकार का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता है। और अफसर से लेकर के नेता बहादुरी बताते हैं, सब व्यवस्था ठीक है, असामाजिक तत्व घुस गए। कौन असामाजिक है? ट्रेनें किसने लेट करवाई? 4-4, 5-5 घंटे ट्रेनें क्यों लेट होती है? इसका कोई जवाब नहीं होगा। हमारे जो रेल मंत्री हैं उनको फुर्सत नहीं है, कई मंत्रालय एक साथ संभाल रहे हैं और मोदी जी का पूरा लोड वही लिए हुए हैं। मोदी जी तो गए हुए, आपको पता है कि फिर वो गए वहाँ फ्रांस गए हुए। उनको क्या लेना देना, लड़के क्या कर रहे हैं, छात्र क्या कर रहे हैं, महंगाई कितनी बढ़ गई है, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई है, कहाँ कौन लड़ रहा है, किसका घर तोड़ा जा रहा है, वो राम राज्य में जी रहे हैं। कौन मंदिर में चोरी, राम मंदिर में चोरी हो रही है, कुछ लेना देना नहीं। वो फ्रांस घूमने गए हुए। कहा जा रहा है कि G7 की मीटिंग में वो शामिल होंगे। G7 की मीटिंग में भारत आमंत्रित देश होता है, भारत उसके प्रमुख देश नहीं है G7 का। लेकिन मोदी जी वहां गए हैं। कहा जा रहा है कि वहां जो है
मुलाकात होगी उनकी अमेरिकी राष्ट्रपति से, ट्रंप से, तो द्विपक्षीय मुलाकात होगी, मतलब आमने सामने यही दोनों बैठे रहेंगे। 14 जून को वो शाम में फ्रांस से स्लोवाकिया गए हैं। इस बीच 2 दिन का प्रोग्राम उनको स्लोवाकिया का है, 2 देश की यात्रा पर गए हुए हैं स्लोवाकिया, और 15 जून तक वहीं रहेंगे, फिर वापस लौट आएंगे फ्रांस। 16 और 17 जून को G7 की मीटिंग है जिसमें वो भाग लेंगे। अब कितना इंपॉर्टेंट है मोदी का यहाँ वहाँ जाना, इसका अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि उनको रिसीव करने के लिए भारतीय मूल के नागरिक गए वहाँ स्वागत करने के लिए। राष्ट्रपति मैक्रो वहाँ नहीं आए। बताइए, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष जाता है तो उसका स्वागत करने के लिए खुद राष्ट्राध्यक्ष वहाँ पहुँचते हैं, एयरपोर्ट पे आते हैं, लेकिन यहाँ भारतीय समूह के लोग जाते हैं। फिर मोदी जी ने नाच भी देखा, क्योंकि जहाँ जाते हैं वहाँ नृत्य देखते हैं, क्लासिकल नृत्य, और वहाँ के जो विदेश में जो जाके बसे हैं भारतीय, वो गदगद हो जाते हैं। तब गदगद है नरेंद्र मोदी से जब पूरी दुनिया में भारतीयों की इज्जत का फालूदा निकला हुआ है। अमेरिका ने कितना बेइज्जत किया है कि हमको हिंदुस्तान में शर्म आती है कि हमारे लोग जो गए वहां अमेरिका में नौकरी करने गए, बढ़िया रोजगार तलाशने गए, और उनको हथकड़ी लगा करके, बेड़ी लगा करके सेना के जहाज में जबरन अमृतसर उतार दिया। दिल्ली इसलिए नहीं उतारा कि उसमें वहां कुछ कार्यक्रम चल रहा था दिल्ली में, अमृतसर उतारा। और इन दोनों तीन जहाज साझा है अलग अलग दिन पे, और इन तीनों जहाजों में सबसे ज्यादा जो लोग थे वो गुजराती थे, उसके बाद पंजाबी और हरियाणवी थे, जो सबसे तरक्की वाला स्टेट है। मोदी जी तो 28-26 साल से, मैं देखता हूं हमारे आसपास में चारकोप में पोस्ट बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, मोदी जी के 26 साल से समाज की सेवा कर रहा है, मुख्यमंत्री बने, फिर प्रधानमंत्री बने, लेकिन पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो या कोई प्रदेश हो, नौकरी के लिए छात्र सड़कों पर घूम रहे हैं, विद्यार्थी जो है हताश है। अब बताइए, 4310 पोस्ट है, कितने लाख विद्यार्थी उसमें, और वो भी कांस्टेबल के, कितने लाख विद्यार्थी होंगे। पूरे देश भर में नीट का एग्जाम होता है, 24 लाख बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। 1.5 लाख के आसपास की, 1.5-2 लाख के आसपास जो है, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन 1.5 से 2 लाख मेडिकल की सीटें हैं। वो सब मिला करके, डेंटिस्ट वगैरह सब मिला दीजिए तो सरकारी उसमें से 60-70 हज़ार है, बाकी सब जो है प्राइवेट है। 24 लाख बच्चे उसमें देते हैं। ये 4310 कितना छोटा है, वो भी कांस्टेबल की। 2 दिन परीक्षा होगी, 14 तारीख को और 17 तारीख को। जाहिर है उसमें भी बांट दिया गया है कि कुछ लोग इस दिन परीक्षा देंगे, कुछ लोग उस दिन परीक्षा देंगे, और इतनी छोटी सी भीड़ को प्रशासन संभाल नहीं पाता है, ट्रेनों का इंतजाम नहीं कर पाते हैं। मेट्रो ट्रेन, बुलेट ट्रेन, प्रधानमंत्री भी तारीफ कर रहे थे, हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन हमने इतने शहरों में, देशों, राज्यों में चला दिया। लेकिन क्या चला दिया आप, ट्रेन पे चढ़ने के लिए मारपीट हो रही है। पूरा पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन जो है वो छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पूरे पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन को छात्रों ने एक तरह से कहिए कि कब्जे में ले लिया था, कोई ट्रेन नहीं जाएगी। 5-5 घंटे आप ट्रेन लेट कर देते हैं, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट ट्रेन लेट होना समझ में आता है। कोई पीक आवर हो, ज़्यादा ट्रेनें चला दी गई तो समझ में आता है। सामान्य दिनों में अगर आपकी ट्रेनें इतना घंटा लेट हो जाती है, लेकिन आप स्वीकार नहीं करते हो कि हम फ्लॉप हैं। और छात्र का गुस्सा देखिए, 4 घंटा अगर समझिए, अगर छात्रों को लगता कि नहीं ठीक है 4 घंटा हम लेट हो जाएंगे तो भी कोई बात नहीं, हम सेंटर पे पहुंच जाएंगे, ये भरोसा होता तो छात्र गुस्से में नहीं आते। छात्र उसके अलावा जो है वो गुस्से में इसलिए भी है कि पटना, आपको याद होगा कि खान सर और रोशन सर का झगड़ा जो है अभी भी चल रहा है। रोशन सर शायद अभी भी जेल में है, अभी खबर आ रही है कि उनके भाई का मर्डर हो गया है नेपाल में, और खान सर का जो कोचिंग सेंटर है वहाँ भारी पुलिस बंदोबस्त कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर बंद किए हुए हैं, कई कोचिंग सेंटर बंद है।
और ये सब दरोगा बनाने वाले, सिपाही बनाने वाले कोचिंग सेंटर ज़्यादातर। हालांकि इसमें सिविल सर्विसेज वाले भी एग्जाम देते हैं, पढ़ते हैं, जो बीपीएससी करते हैं। और कोचिंग इंस्टीट्यूट का जो हाल है, बेरोजगारी का जो आलम है, और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों से लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं अतिक्रमण के नाम पर, हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, वो तमाम लोग फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। 5-5 साल 8-8 साल लोग तैयारी करते हैं। गांव के सब लड़के, आपने वीडियो देखा उसमें किस तरह के लड़के हैं, सब लोअर मिडिल क्लास के लड़के हैं, जिनके लिए सिपाही की नौकरी कितनी इंपॉर्टेंट है। बिहार में रोजगार का कितना संकट है कि अंदाजा नहीं लगा सकते। कुछ है ही नहीं, सड़कें हैं, सड़कों पर क्या करेंगे, पत्ते बेचेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी को इसकी क्या चिंता है, बिहारियों को भी चिंता नहीं है। जब वोट देने का समय आता है तो वो मंदिर बनाने लग जाते हैं, बांग्लादेशियों को भगाने लगते हैं। मैं भी देख रहा था एक और रिपोर्ट, मैं आपको आपके सामने वो भी जिक्र कर दूं। बांग्लादेश के नाम पर जो तमाशा हुआ बिहार में, खास करके कितने बांग्लादेशी मिले, कोई रिकॉर्ड नहीं है। बांग्लादेशी कितने मिले कुछ पता नहीं है। बंगाल में कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में जो है बॉर्डर पे बांग्लादेशी जो है वो भागे जा रहे हैं, ढेर सारी बांग्लादेशी। मैं एक रिपोर्ट देख रहा हूं, उसमें है कि सीमा सुरक्षा बल, अब बताया जा रहा है कि जो बांग्लादेशी है वो खुद बांग्लादेश चले जाना चाहते। इतनी कड़क तलाशी अभियान और इतना डर बैठ गया लोगों में, सरकार इतनी मजबूत सरकार आ गई। और हमीरपुर बॉर्डर पर वेरिफिकेशन सेंटर पर रोजाना करीबन 200 से 300 लोग वेरिफिकेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इनमें से कई लोग सालों पहले अवैध रूप से भारत आए थे और अब बदलते हालात के बीच अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। कई लोगों के पास भारतीय दस्तावेज है लेकिन बांग्लादेशी पहचान संबंधी कागजात नहीं। उसके अलावा देखिए कि जो रह रहे लोग हैं, मुंबई में रह रहे एक मोहम्मद अख्तर है, उनके हवाले से दैनिक भास्कर ने लिखा, रिपोर्ट जो छापी है कि 22 साल पहले बांग्लादेश से भारत आए थे। उनके पास भारतीय आधार कार्ड है लेकिन बांग्लादेश का कोई दस्तावेज नहीं है। उन्हें डर है कि वे न बच्चों के साथ रह पाएंगे न ही बांग्लादेश जा पाएंगे। उसी तरह से और भी कई लोग हैं, कुछ 20 साल पहले मुर्शिदाबाद से आए थे और दिल्ली की झुग्गियों में पूरी जिंदगी गुजार दी, ये कह रहे हैं। और डर यही है कि दोनों देशों में से किसी ने हमें नहीं स्वीकार किया तो क्या होगा। बांग्लादेशी भगाओ अभियान के नाम पर जो ताली बजा रहे हैं, उनको लग सकता है कि देखो है ना बांग्लादेशी, लेकिन ये झुग्गियों में रहने वाले बांग्लादेशी क्या ताजमहल लूट के ले जाएंगे, या दिल्ली का खजाना वही लूट रहे थे। भारतीय को जब वहां से भेजा जाता अमेरिका से और दूसरे देशों से, तो गुस्सा आता अमेरिका पर कि वो अवैध भारतीयों को अवैध करके भेज रहा है। और ये कितने हजार हैं देखिए इसमें। मैं आगे बताऊं कि राज्य सरकार के मुताबिक 11 होल्डिंग सेंटर बनाए गए हैं गृह मंत्रालय के आदेश पर। और सबसे ज्यादा प्रभावित उत्तर 24 परगना जिला है, जिसका तेतुलिया में एक होटल को होल्डिंग सेंटर बनाया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक इन 11 सेंटरों में फिलहाल 1000 से कम लोग हैं। बताइए, 11 सेंटर बनाया है, 1000 से कम लोग हैं। यहाँ भोजन, डॉक्टर और बच्चों के लिए बुनियादी सुविधाएं दी जा रही हैं। जहां देश के नागरिक हैं वहां कितनी सुविधाएं हैं और यहाँ कितनी सुविधाएं होंगी, इसका अंदाजा लगा लीजिए। सुविधाएं तो सब दी जा रही है, कुछ कमी ही नहीं है। राम राज्य है, राम राज्य में किस चीज की कमी है। और इतनी मेहनत करने के बाद अगर होल्डिंग में 1000 है, मान लिया कि 50,000, लाख, 1.5 लाख लोग जो है बांग्लादेशी है, वो कौन लोग हैं? गरीब लोग हैं, रोजगार के लिए। इधर से भी बहुत हिंदुस्तानी चले जाते हैं बांग्लादेश, लेकिन बांग्लादेशी के नाम पर वोट मिलता है, बांग्लादेशी के नाम पर हिंदू मुसलमान करने में आनंद आता है। लेकिन इस आनंद में क्या हुआ है? इस आनंद में ये हुआ है कि बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उनकी जान सासत में फंसा दी है। यहाँ रोज कभी दिल्ली में मस्जिद तोड़ रहे हैं, कभी यूपी में मस्जिद तोड़ रहे हैं, कहीं और तो मस्जिद तोड़ रहे हैं। नतीजा है कि बंगाल में उसकी सजा जो है हिंदुओं को भुगतनी पड़ रही है। और 2 साल में, पिछले 2 साल में रिपोर्ट है कि 2839
हमले हुए हिंदुओं के ऊपर, 100 से ज़्यादा हत्याएं हुई हैं, और ख़ास करके हसीना सरकार के गिरने के बाद तो हिंदुओं पर जो है शामत आ गई है। तोड़ फोड़, लूट, आगजनी, जमीन कब्जा कर लेना, ये सब आम बात है। वो हिंदू है जो कीमत चुका रहे हैं। यहाँ ये वोट ले रहे हैं हिंदू के नाम पर, और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में हिंदू वो गरीब है, ज़्यादातर गरीब है। ये शिकार जो दंगों में शिकार बनते हैं वो कौन है? वो गरीब लोग। हिंदुस्तान में जिन मुसलमानों को मॉब लिंचिंग किया गया, ज़्यादातर कौन है? वो गरीब लोग हैं। बड़ी मुश्किल से 2 टाइम का खाना खा पाते हैं, उनके पास रोजगार नहीं है, और उनको जो है निशाना बनाते हैं जब यहाँ, तो जाहिर है बांग्लादेश में होगा। और अब खबर ये आ रही है कि जैसे यहाँ के राम मंदिर में 5 करोड़ 7 करोड़ चोरी की बात आ रही है, अभी खबर आ रही है कि गोबर के नीचे पैसा रख दिया गया, क्या क्या किया, सारे हथकर्म मंदिर के नीचे हो रहे हैं। और यहाँ आप मस्जिदों को तोड़ोगे तो वहां भी क्या किया? वहां जो बांग्लादेश से गायबांधा जिला है, जहां 82 फीट ऊंची राम प्रतिमा स्थापित की जा रही थी, राम जी की मूर्ति लगाई जानी थी, 82 फीट, और कट्टरपंथियों के दबाव में इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है। मंदिर समिति ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए अस्थायी रोक बताया है, लेकिन इसकी असली वजह कट्टरपंथी संगठनों का दबाव बताया जा रहा है। और ये देखिए कि यहाँ ये जो राम जी का मंदिर बनाया जा रहा है, राम जी की मूर्ति जो लगाई जा रही है बांग्लादेश में, तो 2025 में इसकी शुरुआत हुई थी, और लोगों ने अपना क्राउड फंडिंग किया, लोगों ने चंदा किया, और वहाँ परिसर में हालांकि बताया जा रहा है कि पहले से ही 100 से ज़्यादा देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। इनमें 30 फीट की शिव प्रतिमा, 53 फीट की कृष्ण प्रतिमा भी शामिल है। और राम की जो मूर्ति लगाई जा रही थी, बताया गया कि वो एशिया की सबसे बड़ी राम की प्रतिमा वहाँ लगाई जा रही है, और इस परियोजना पर 17 करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च होने वाला है। तो यहाँ जैसे है वैसे वहाँ है, यहाँ भी मूर्तियों के लिए पागल हुए जा रहे हैं लोग, वहाँ भी। और ये सजा कौन भुगतते हैं? ये पूरा का पूरा जो है, वहाँ भी यही राजनीति है। कट्टरपंथियों के सामने क्यों झुकते हैं? वहाँ चूंकि मुस्लिम बहुल आबादी है, वहाँ उस पर हिंदुओं को दबाने पर वोट मिलता है, जैसे यहाँ मुसलमानों के हालत को दबाने पर वोट मिलता है, हिंदू मुसलमान करने से वोट मिलता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान में भी हिंदू मुसलमान करने से वोट मिलता है। अब नरेंद्र मोदी जी के आने से पहले ये था कि खास करके जो पाकिस्तान था, वहाँ हिंदुओं की हालत थोड़ी कमजोर थी, वहाँ जब तब हिंदू शिकार बनते थे। हालांकि पिछले दिनों बड़ा अच्छा, जो नवाज शरीफ की बेटी है मरियम, उन्होंने बड़ा अच्छी पहल की थी कि जो लाहौर में जो पुराने हिंदू और सिख नाम थे, चौराहों को, चौक के, सड़कों के, उसको पुनः से बहाल करना चाह रही थी। लेकिन फिर वहाँ कट्टरपंथियों का दबाव आया और फिर वही नाम रखे गए। क्योंकि जाहिर है यहाँ रोज आप मकान, गली, घर सब नाम बदल रहे हो, तो पाकिस्तान में भी बदलेंगे, पाकिस्तान वाले भी वही कहेंगे। क्योंकि पिछले 12 साल से नरेंद्र मोदी जी ने सबसे महान काम किया है कि हिंदू और मुसलमान की इतनी गहरी खाई खोद दी। हालांकि समाज में अभी भी मैं देखता हूं कि हिंदू मुसलमानों के बीच वो रिश्ता बना हुआ है, लेकिन सड़क पे जो गुंडे निकलते हैं, आप अक्सर वीडियो देखते होंगे, 8-10 लफंगे निकल गए भगवा का गमछा बना करके, किसी मुसलमान बुजुर्ग को पकड़ लिया, 2-4 झापड़ मारे, बोले बोल भारत माता की जय, बोल वंदे मातरम, बोल जय श्री राम। ये हिंदू धर्म स्थापित कर रहा है। लेकिन मंदिर, राम मंदिर में चोरी हो गई 5 से 7 करोड़ की, लगातार चोरी हो रही है, तो ये सारे गुंडे जो वहां जाकर के सवाल नहीं पूछेंगे। जाओ, हिम्मत है तो पूछो बाबा से कि हिंदू धर्म की रक्षा ऐसे करोगे, राम को बदनाम कर। और पहले तो पाकिस्तान केवल हमारा दुश्मन हुआ करता था, अब बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन मतलब गरीबों का दुश्मन। कोई देश अमीरों का दुश्मन नहीं है। यहाँ से लूट करके जाते हैं हिंदुस्तान से, फलाना मोदी, फलाना सिन्हा, फलाना मिश्रा, फलाना 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 फलाना, वो सब जो है वहाँ लंदन में आराम से रहते हैं, सारे सुख है वहाँ लंदन में। लेकिन जो गरीब कमजोर लोग जाते हैं वहाँ, न लंदन में सुख है, न अमेरिका में सुख है, न हिंदुस्तान में सुख है। हिंदुस्तान में भी मारे जाते हैं, लंदन में भी मारे जाते हैं, और अमेरिका में भी मारे जाते हैं, बांग्लादेश में भी मारे जाते हैं। हर तरफ शिकार जो है वो गरीब लोग।
कमजोर लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो कुछ बेहतर भविष्य चाहते हैं अपने परिवार के लिए, वो सबसे ज्यादा शिकार होते हैं। वो राम के नाम पर वही मारे जाते हैं, अल्लाह के नाम पर वही मारे जाते हैं, देशभक्ति के नाम पर भी वही मारे जाते हैं। क्या अच्छी सरकार होती कि हर आदमी की कीमत बराबर होती। संविधान में हमने लिख रखा है कि समानता का अधिकार है सबको, लेकिन ये सरकार समानता के अधिकार को खारिज करती है। ये सरकार कहती है कि जो हिंदू है पहले हिंदू मुस्लिम लड़ाओ, जब हिंदू मुस्लिम लड़ा देंगे उसके बाद फिर हिंदुओं में लड़ाओ। ये राजपूत है, ये यादव है, ये ब्राह्मण है, ये कोयरी है, सब में लड़ा था और सबके नेता बन जाओ। कोई मलाह के नेता बन जाओ, कोई ब्राह्मण के नेता बन जाओ, कोई राजपूत के नेता बन जाओ, कोई यादव नेता बन जाओ, कोई कोयरी कुर्मी, सब नेता, सब जातियों के नेता हो। वो सारी जातियों के नेता बन करके पहले हिंदू मुसलमान करो, फिर हिंदू हिंदू करो। ये इनकी राजनीति है। और दुखद है कि हम जो है 4310 पोस्ट के लिए ठीक से एग्जाम नहीं करा पा रहे हैं। राहुल गांधी जा रहे हैं अभी पेपर लीक मामले को लेकर के। राहुल गांधी को जो है मैं कहूंगा कि साथ में ले जाना चाहिए, पूरा एक प्रारूप तैयार करना चाहिए, ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए कि जो नौकरी देने का सिलसिला है और पढ़ाई का जो सिलसिला है कैसे नियमबद्ध हो, सही समय पे परीक्षाएं हो, स्कूल कॉलेज में कैसे सही पढ़ाई होगी और डिग्री मिलने के बाद उसकी नौकरी कैसे सुरक्षित होगी। जो जा रहा है नौकरी के लिए दौड़ रहा है, कैसे उसकी नौकरी जो है उसको लगे कि सुरक्षित है, हमें कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी, नहीं तो कोई रोजगार करेंगे, ये सुनिश्चित करना चाहिए। राहुल गांधी को ऐसा एक प्रारूप तैयार करना चाहिए ताकि वहाँ के छात्रों को कुछ दृष्टि मिले, छात्रों को कुछ उम्मीद मिले। क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जब 2014 में प्रधानमंत्री नहीं बने थे, प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि हमारे देश की ताकत है 35% युवा। लेकिन पिछले 12-13 सालों में युवाओं का क्या हश्र हुआ, युवाओं की क्या चर्चा है। सारे पेपर लीक हो गए, वो सीबीएसई के पेपर हो, नीट के पेपर हो, कोई और एग्जाम सिपाही के पेपर हो, सारे पेपर लीक हो गए। ये पेपर लीक ना हो, सही समय पे एग्जाम हो, सही पढ़ाई हो, ये राहुल गांधी को ड्राफ्ट लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि युवाओं में गुस्सा है और युवाओं को वो चैनलाइज करने की जरूरत है, उनके गुस्सों को सही दिशा देने की जरूरत है, ताकि ये युवा जो है, जो आज युवा बने हुए हैं, वो हिंदू मुसलमान न बन जाए। जो आज युवा बने हुए हैं, छात्र बने हुए हैं, वो ब्राह्मण और बनिया न बन जाए। वो जो युवा छात्र बने हुए हैं वो राजपूत और यादव न बन जाए। वो कैसे भारतीय नागरिक बन करके रहें, ये देखने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।